बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दावाजात तकसीम जायदाद। दावा तकसीम जायदाद किसी मुश्तरका जायदाद के बारे में दायर किया जाता है। ऐसी जायदाद जिसमें तमाम हिस्सेदारान मौजूद हैं और वो उस सूट में ज़रूरी फ़रीक़ैन हैं, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो को शेयर्स के दरमियान अभी तक तकसीम नहीं हुई है। और अगर मुश्तरका जायदाद लोकेशन एक ऐसी के ऊपर वाक़या है जिसमें मुख्तलिफ अदालतों का दायरा इख्तियार है, मुख्तलिफ ज़िलों में प्रॉपर्टी का एक साइड एक ज़िले में लगती है, दूसरी साइड दूसरे ज़िले में, तो जनाब ऐसी मुश्तरका जायदाद का सूट फॉर पार्टीशन जो है किसी भी ज़िले की बाइख्तियार अदालत में पार्टीशन सूट फाइल किया जा सकता है। पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में तमाम मुश्तरका जायदाद जिसको तकसीम करना मकसूद है वो उसमें शामिल की जानी चाहिए। अगर सूट फॉर पार्टीशन के अंदर तमाम जायदाद मुश्तरका जायदाद शामिल नहीं की गई या दानिस्ता तौर पर कोई हिस्सा उस प्रॉपर्टी का दावे के अंदर शामिल नहीं किया गया तो दावा खारिज भी हो सकता है। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट 1893 के तहत ही चलता था ये निज़ाम, और तमाम दावाजात इस एक्ट के तहत दायर किए जाते थे। लेकिन 2012 में लेजिस्लेशन की गई और द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 बनाया गया। असेंबली ने 27 दिसंबर 2012 को इस बिल को पास किया, इस एक्ट को पास किया, और 3 जनवरी 2013 को गवर्नर ऑफ पंजाब ने इस एक्ट को पास कर दिया और ये पंजाब गजट के अंदर 5 जनवरी 2013 को पब्लिश हुआ और इस एक्ट को कानूनी हैसियत 2013 में मिली थी। तो अब पार्टीशन एक्ट की बजाय जितने भी दावाजात तकसीम जायदाद हैं वो पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत ही दर्ज किए जाते हैं। दावा तकसीम जायदाद में वसूरत पार्टीशन के साथ साथ मुतबादल जो रेमेडी है वो भी दादरसी मुतबादल भी तलब की जा सकती है। तकसीम जायदाद के साथ साथ दावा हसूल हिस्सा आमदनी जो है काश्त में से या मीन प्रॉफिट किराए में से तलब किया जा सकता है। दावा दखल याबी बजरिया तकसीम के साथ साथ दावा फहमीद हसाब और रिकवरी ऑफ मीन प्रॉफिट भी दायर किया जा सकता है। अगर जायदाद
किरायादारान को दी गई है तो हिसाब के बाद तमाम प्रॉफिट में से, तमाम किराए में से हिस्सा भी लिया जा सकता है, उसकी रिकवरी सूट भी साथ ही फाइल किया जा सकता है और दखलयाबी बजरिया तकसीम में भी उस दादरसी को हासिल किया जा सकता है। अगर पार्टीशन सूट में किसी को शेयरर को पार्टी नहीं बनाया गया, पार्टी बनने से रह गई है, देन अमेंडमेंट करके सूट के अंदर प्लेट के अंदर अमेंडमेंट के जरिए उसको बाद में भी शामिल किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई जायदाद का कोई जुज दावे में दर्ज करने से रह गया है तो बजरिया अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट उसको अमेंड किया जा सकता है। जब भी पार्टीशन सूट प्लेंट ड्राफ्ट करें तो ये एहतियात करें कि तमाम प्रॉपर्टी जो मुश्तरका जायदाद है और तमाम को शेयरर्स उसमें एज पार्टी रख लेने चाहिए। एक बात बड़ी टेक्निकल है कि अगर उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है तो मुर्तहन जो है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी रहन रखी गई है, वो जरूरी फ्री के मुकदमा नहीं हो सकता। और अगर प्रॉपर्टी को किराए पे दिया गया है तो किरायादार जो है वो नेसेसरी पार्टी नहीं हो सकते, बल्कि हिस्सादारान जो है, को शेयरर्स जो है, वो ही नेसेसरी पार्टी सफर की जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो को शेयरर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का दावा दायर कर रहा है उसका कब्जा भी हो उस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि कानूनन एक को शेयरर का कब्जा दूसरे को शेयरर का कब्जा तसव्वुर किया जाता है और हर को शेयरर जो है वो काबज मुतसव्वुर किया जाता है उस मुश्तरका प्रॉपर्टी के ऊपर। बाज़ औक़ात खानगी तकसीम कर लिया जाता है। अगर खानगी तकसीम की गई लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, निगेट कर रही है, तो फिर जायदाद मुश्तरका ही रहेगी। उसको तकसीम करवाने के लिए सूट फॉर पार्टीशन जो है वो दायर करना पड़ेगा। और अगर कोई को शेयरर मुश्तरका प्रॉपर्टी का कोई खास हिस्सा फरोख्त कर देता है, फरोख्तगी के साथ ही कब्जा भी दे देता है, लेकिन याद रखिएगा कि जायदाद फिर भी मुश्तरका ही रहेगी उस वक्त तक जब तक बाकायदा सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दायर करके तकसीम जायदाद ना कर ली जाए। और अलबत्ता जिस पार्टी ने वो प्रॉपर्टी परचेज की है वो को शेयरर बन गया और जिस बंदे का भी मुश्तरका जायदाद के अंदर हिस्सा है तो वो सूट फॉर पार्टीशन के लिए नेसेसरी पार्टी है, एक फिट लोकस स्टैंडाई उसके पास है, वो उसके पास हक है कि वो मुश्तरका जायदाद की तकसीम का दावा दायर कर सकता है। जब भी सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
अंडर द पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 आप फाइल करने लगे तो जहन में रखिएगा कि जायदाद जो है वो मुश्तरका हो और जो को शेयर्स हैं उनके शेयर कितने कितने हैं और वो तमाम दस्तावेजात और वो तमाम वाकयात जिनकी रूह से मुकदमा दायर करने वाला मदई और दीगर को शेयर्स जो हैं वो किस तरह से उस मुश्तरका प्रॉपर्टी की मलकियत को हासिल कर रहे हैं, यानी किस तरह से उनकी मलकियत साबित हो रही है, कितने कितने हिस्से की मलकियत जाहिर हो रही है उसकी। उसके बाद यह देखा जाएगा कि जो मदई है, जो मुकदमा दायर करने आया है सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसका मुश्तरका कब्जा है। मुश्तरका कब्जा, एक को शेयर का कब्जा दूसरे को शेयर से कब्जा भी मुतसव्वर ही होगा। मुश्तरका जायदाद तमाम की तमाम जिसकी पार्टीशन मतलूब है उसको प्लेंट के अंदर शामिल करना चाहिए। अगर रह जाए तो फिर अमेंडमेंट के जरिए मरम्मा दावा के साथ जरिए उसको करनी चाहिए। जब भी सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप दायर करते हैं, मुकदमा रवा होता है, तो पहले इब्तदाई डिग्री सादर होती है। इब्तदाई डिग्री में जो को शेयर्स हैं उनके शेयर्स डिटरमिन किए जाते हैं। उसके बाद लोकल कमीशन फॉर पार्टीशन ऑफ लैंड मुकर्रर किया जाता है और फिर तरीका तकसीम के पेश नज़र या उसमें मुनासिब तरमीम या कुछ राय या कुछ अमेंडमेंट के बाद आखिरी स्टेज पर फाइनल डिग्री सादर की जाती है। और दौरान मुकदमा जो डिफेंडेंट्स हैं वो भी को शेयरर हैं, चूंकि वो भी को शेयरर हैं इसलिए वो भी उसी मुकदमे में मदई बनकर अपना हिस्सा अलहदा डिटरमिन करवा सकते हैं, हत्ता कि रेफरी का तकर्रर करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि दावा तकसीम जायदाद में कोई पार्टी ना जीतती है ना हारती है। तकसीम का दावा है तो किसने जीतना है और किसने हारना है, तकसीम तो होनी है जायदाद की। हार जीत वाला तो आंसर ही कोई नहीं है ना जी, फलां पार्टी जीत गई है फलां हार गई है, ऐसा नहीं है जवाब। क्योंकि सूट फॉर पार्टीशन के मुकदमे में खास कब्जे की डिग्री नहीं दी जा सकती। चूंकि खास कब्जे की डिग्री नहीं दी जा सकती, इस वजह से सिर्फ उस प्रॉपर्टी की हद तक पार्टीशन तो है, लेकिन यह नहीं है कि एक पार्टी अपने हिस्से से ज्यादा ले जाए, ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद जो खान की सेटलमेंट है फॉर पार्टीशन, अगर कोई दस्तावेज लिख ली है, अगर सब लोग मान जाते हैं तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मानते तो फिर दावा दायर करना लाजमी है, फिर दावे के जरिए ही तकसीम की जा सकेगी। और अगर माना जाए तो पार्टीशन जो खानगी है उसको भी तस्लीम किया जा सकता है, सब लोग उसको मान जाएं देन, अदरवाइज नहीं। और जब भी फाइनल डिग्री आ जाएगी देन 2% नॉन जुडिशियल स्टैम्प जो है वो लगाया जाता है। बाकी सूट फॉर पार्टीशन
अंडर द पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट 2012 जो है, उसके जो सूट्स हैं उनके ऊपर आर्टिकल 11(7) जो है, सेकंड शेड्यूल पंजाब कोर्ट फीस एक्ट के मुताबिक 10 रुपए का कोर्ट फीस लगता है। और मालियत मुकदमा जो है बगर्ज, यानी वो जो कोर्ट सूट वैल्यूएशन है, वो भी उसी के मुताबिक ही मुकर्रर हो जाएगी। और दावा दखलयाबी बजरिया तकसीम जो है, उसके ऊपर भी 10 रुपये का कोर्ट फीस। और जब फाइनल डिग्री आ जाएगी, उस डिग्री के ऊपर 2% पंजाब फाइनेंस एक्ट 2001 के हिसाब से जो मदई के हिस्से की मालियत के मुताबिक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है वो अटैच किया जाता है। दावा दहलियाबी बजरिया तकसीम जायदाद की जो लिमिटेशन है वो आर्टिकल 120 के तहत 6 ईयर है। और 6 ईयर शुरू होंगे काज ऑफ एक्शन से, जब तकसीम से मुकम्मल दूसरे को शेयर इनकार कर देंगे। 6 साल लिमिटेशन मुकर्रर की गई। और हर काज ऑफ एक्शन, हर इनकार जो है वो हर रोज एक नया काज ऑफ एक्शन अराइज करेगा और हर रोज एक नई बनाए दावा पैदा हो जाएगी। और अगर खुद जो प्लेंटिफ है उस मुश्तरका प्रॉपर्टी पे काबिज नहीं है, उसको कब्जा ही में उसकी दखल उसको दिया ही नहीं गया है, तो फिर अंडर आर्टिकल 127 और आर्टिकल 144 लिमिटेशन एक्ट 1908, उसकी जो लिमिटेशन है वो 12 ईयर होगी, यानी वो 12 साल तक दावा तकसीम जायदाद कर सकेगा। और अगर उसका दखल मौजूद है तो देन दावा जब वो पार्टीशन में आएगा तो आर्टिकल 120 अगर लगता है, क्योंकि उस आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट 1908 ऐसे सर्कमस्टांसेस के हवाले से है जिनमें वाज़े तौर पर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस वाज़े नहीं हुए जिनमें कोई लिमिटेशन मुकर्रर की गई हो। चूंकि जब लिमिटेशन मुकर्रर नहीं की गई तो लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो कहता है कि वो लिमिटेशन होगी 6 ईयर। तो ये चंद बातें थी जो द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत जो हम दावा जात तकसीम जायदाद करते हैं, उस हवाले से एक दो बातें थी, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।